नमस्कार। यूपी टीजीटी परीक्षा में जो सामाजिक विषय है उसमें 4 भाग होते हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र व भूगोल। तो इसमें इन 4 खंडों में कोई 2 खंड करना होता है। तो आज टीजीटी के इतिहास और राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह कथन किसका है? तो इसका विकल्प है ए शेख सलीम चिश्ती, बी उबैद, सी गाजी मलिक और डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही विकल्प है डी शेख निजामुद्दीन औलिया। हम जानते हैं कि 1320 ईस्वी के आसपास गयासुद्दीन तुगलक का वंश था और तुगलक के दरबारी कवि आमीर खुसरो थे और आमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गयासुद्दीन तुगलक आमीर खुसरो से उसके अच्छे संबंध थे, किंतु वह निजामुद्दीन औलिया से नफरत करता था। इधर जब बंगाल विजय के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली आ रहे होते हैं तो उन्होंने फरमान जारी किया कि शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दो। तब औलिया ने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। और ये इसके बाद जो अफगानपुर में विश्राम कर रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो छत गिर जाती है और इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह शेख निजामुद्दीन औलिया का कथन है। दूसरा प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद किसने राज ग्रहण किया? फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद शाह तुगलक, सी उलग खां, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र जूना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा और कहा यह जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पीछे जूना खां का ही हाथ था, उसी का षड्यंत्र था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? अब यह प्रश्न अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी है कि भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का जो चलन था वो किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक किताब भी लिखी, इंसा ए महक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के भी चलाए थे। इब्न बतूता इसके ही कार्यकाल में भारत आया था और जो बाद में भारत का दूत बना भी। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने दक्षिण से हिंदू शासन को उखाड़ फेंकने की नीति अपनाई? किस राजवंश ने? तो तुगलक वंश ने दक्षिण से हिंदू शासन को उखाड़ने का योजना बनाई। तो इसका सही विकल्प है तुगलक वंश। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में दोआब में कर वृद्धि 10 या 20 गुना कर दी गई थी? तो दोआब में करों में वृद्धि जो की थी उसका सही विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में
कृषि उपज के 50% तक करों में वृद्धि कर दी थी कि उपज का 50% हिस्सा जो था वो राज्य का था। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह द्वारा सिंचाई के निमित्त कितनी नहरें निर्मित की गई? A 4, B 5, C 6, D 7। तो इसका सही उत्तर है 5। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें बनवाई और सिंचाई पर उसने कर भी लगाया। जो सिंचित भूमि था हके सर्व कर लगाया, जो ये कर लगाया गया था हके सर्व। और ये कर इन जो 5 नहरों से सिंचित कृषि भूमि थी उसकी उपज का 1/10 भाग लिया। और फिरोज शाह तुगलक ही वह पहला शासक था जिसने अपने राज्य की आय की गणना भी की थी। उसने आत्मकथा फुतूहातु फिरोज शाही भी लिखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं लगाया गया? A करी, B खम्स, C खराज, D जकात। तो खम्स, खराज और जकात ये तीनों कर फिरोज शाह तुगलक ने भी लगाए। तो करी जो कर था ये कर फिरोज शाह तुगलक ने नहीं लगाया था। तो इसका सही विकल्प है A। अगला प्रश्न है कि अरबों के सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? हम जानते हैं कि अरब पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और उसका जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, भारत का धन और भारत में राजाओं की आपसी फूट। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प है डी, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही उत्तर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत में जो जिन वंशों ने राज्य किया, तो इन 5 वंशों को अगला प्रश्न है कि ये 5 वंश जो सल्तनत काल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका भारत में उत्तराधिकारी बना? ए मोहम्मद गौरी, बी पृथ्वीराज, सी विद्याधर, डी हरिराज। तो मोहम्मद गौरी का जो ये उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे खंड में राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व कौन सा है? राष्ट्रीय हित, शक्ति, संघर्ष या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें राष्ट्रीय हित भी है, शक्ति है और संघर्ष भी है। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ए वान डाइक, बी मॉर्गनथाउ, सी जोसेफ फ्रैंकिल या डी फेलिक्स ग्रास। तो इसका सही विकल्प है जोसेफ फ्रैंकिल। अगला प्रश्न है कि पंचशील की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ 1954 में, उसको पंचशील समझौता कहा गया। और पंचशील समझौता के कारण 1904 में जो इंग्लो तिब्बतन संधि के अधिकार थे वो सब समाप्त हो गए।
तो जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य 1954 में 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौते हुए, जिसकी स्वर्ण जयंती 2004 में मनाई गई। अगला प्रश्न है कि रंग भेद के लिए कौन सा देश जाना जाता है? भारत, चीन, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद नीति जो है, रंग भेद के लिए जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका, और वहां पर महात्मा गांधी ने संघर्ष किया। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या है? ए 1914 से 1918, बी 1936 से 1942, सी 1938 से 1944 या डी 1939 से 1945? तो प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल था 1914 से 1918। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का जन्म किस भारत प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही विकल्प है सी श्रीमती इंदिरा गांधी। 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जो जनरल थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? ए नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी रामचंद्र गुहा या डी नारायणन? तो इसका सही उत्तर है सी रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। उनकी पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी। अगला प्रश्न है कि कच्चा तीबू विवाद का संबंध किन देशों के मध्य है? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत भूटान, सी भारत नेपाल, डी भारत श्रीलंका? तो इसका जो सही विकल्प है डी भारत और श्रीलंका। ये कच्चा तीबू जो द्वीप है ये जाफना के जंगलों में एक निर्जन स्थान है। यहां पे सन एंथनी का चर्च है और इस चर्च में मार्च में भारत से भी तीर्थयात्री आते हैं और श्रीलंका के तीर्थयात्री भी आते हैं। तो वहां पर इसको एक स्वतंत्र निर्जन द्वीप था। तो वहां पर श्रीलंका सरकार ने जब पुलिस व्यवस्था वहां पे स्थापित कर दी तो भारत ने इसमें आपत्ति जताई थी। बाद में इसमें समझौता हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति है ए पूंजीवाद के समर्थक, बी साम्यवाद के समर्थक, डी सी है गुटनिरपेक्षता के समर्थक या डी है गुटनिरपेक्षता की विरोधी? हम जानते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो प्रारंभ से ही गुटनिरपेक्षता की नीति के समर्थक रहे हैं और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया तो उसमें भारत के जवाहरलाल नेहरू की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला प्रश्न है कि साम्राज्यवाद का क्या उद्देश्य है? विश्व साम्राज्यवाद, बी महाद्वीपीय साम्राज्यवाद या सी स्थानीय साम्राज्यवाद या डी उपयुक्त सभी? तो हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद का उद्देश्य विश्व साम्राज्य भी है, महाद्वीपीय साम्राज्य भी है और स्थानीय साम्राज्य भी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वो है सही डी। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? ए 1917, बी 1939, सी 1945 और डी 1991? तो इसका सही उत्तर है डी 1991। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में साम्यवाद किस देश में है? भारत में, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी चीन? तो इसका सही विकल्प है चीन। चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन इन तीनों देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि सार्क का कौन सदस्य है?
ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत या डी फ्रांस। तो हम जानते हैं कि सार्क का संस्थापक सदस्य भारत है, तो इसका सही विकल्प है सी भारत। लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका सही विकल्प है बी 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से टीजीटी सोशल साइंस के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है।